हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं जेके सर जीत और आप देख रहे हैं समसामयिक घटना चक्र का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजी में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब का चैप्टर। VERB, वर्ब मतलब होता है क्रिया। फ्रेंड्स, वर्ब का इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार कोशिश करिए कि जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को लॉस किए, है ना। फ्रेंड्स, जरा देखिएगा आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर पहले का वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें ये चीज़ें मैंने कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वर्ब के जो भी रूप होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कौन सा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये तीनों हम लोगों ने पढ़ रखा है और मेन वर्ब में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। कॉजिटिव और सेमी कॉजिटिव अभी हम लोगों ने छोड़ के रखा है, कुछ देर बाद पढ़ना होगा या नेक्स्ट चैप्टर में। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, लिंकिंग वर्ब्स क्या है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये सारे चीज़ें इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा, देखिए फ्रेंड्स, वर्ब्स के रूप में हम लोग फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर पहले का वीडियो देखें फ्रेंड्स तो बेहतर होगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, हम लोग रूल नंबर 1 का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये रूल नंबर 1 इसलिए हम आपको पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल वर्ब की स्ट्रक्चर को या वर्ब के इंट्रोडक्शन को देखा है ना फ्रेंड्स। एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चंस और उसका क्या स्ट्रक्चर बनता है आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड अगर हमको कोई चीज़ की जानकारी चाहिए फ्रेंड्स तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रूल बोलते हैं, ठीक है। या और भी टॉपिक के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड सो ऑन। आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, देख देंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज रूल्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट अंडरस्टैंड कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कैसे आप देखते ही देखते सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखिएगा रूल नंबर 1 कहता है कि वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब के नंबर या पर्सन में समानता होनी चाहिए। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, जैसा कि आप कभी भी किसी पुस्तक का नाम पढ़े होंगे, किसी भी बुक को उठा के देखे होंगे, ठीक है। मार्केट में बहुत सी पब्लिकेशन की बुक्स आपके सामने है। अगर फ्रेंड्स उसमें आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि एक चैप्टर जरूर होता है ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, कि सब्जेक्ट और वर्ब के जो एग्रीमेंट होता है उसका मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसका सिर्फ इतना सही मतलब है फ्रेंड्स, ओके। लेकिन सब्जेक्ट में होते हैं नाउन, सब्जेक्ट होते हैं प्रोनाउन, सब्जेक्ट होते हैं वर्बल नाउन। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट में भी होते हैं, जिसका चैप्टर हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन में पढ़ रखा है। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है, इस रूल का कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब की जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उसमें समानता होनी चाहिए, ठीक है। जब तक कि सब्जेक्ट का जो पर्सन है और नंबर है वो और वर्ब का पर्सन और नंबर अगर समान नहीं होगा फ्रेंड्स तो एरर हो जाएगा आपके सेंटेंस में, ठीक है। यही यहाँ पे बताने का मतलब है। देखो फ्रेंड्स, कह रहा है कि द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा रवि राइट्स अ लेटर। अब फ्रेंड्स देखना यह है कि रवि एक सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वर्ब का 5th फॉर्म है। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम SES या कभी कभी IES जब हम ऐड कर देते हैं सफिक्स के रूप में तो इसे हम वर्ब का 5th फॉर्म बोलने लगते हैं। वही चीज यहाँ पे S जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। S आने के केस में 5th फॉर्म हुआ, जबकि हम देख रहे हैं वी सब्जेक्ट की केस में राइट एक क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है, न कि इसमें S या ES कुछ जुड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार वर्ब के नंबर एवं पर्सन का यूज करना ही ये पॉइंट नंबर रूल नंबर 1 हमको बता रहा है, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, एग्री करना चाहिए, यानी कि आपने आप में वो सहमत होने चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि देखा जाए तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का 5th फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम वर्ब में SIS का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी सही है। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, ओके फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्या, रूल नंबर 1। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट अब आपको हम दिखाते हैं नेक्स्ट क्या है, अगला एक्सेप्शन इसका क्या है, इसका अपवाद क्या है फ्रेंड्स। जैसा कि अभी हम लोगों ने रूल नंबर 1 को देखा, उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ देखना पड़ेगा एक्सेप्शन। फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यहाँ से आता है क्वेश्चन, क्योंकि जो रूल नंबर 1 था वो तो आपको पहले से पता है और सभी लोग जानते भी हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ऐसा सब लोग जानते हैं। क्लियर, बट फ्रेंड्स ये जो एक्सेप्शन है आपके एग्जाम में यहाँ से आता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे इसका टॉपिक अलग है, बट चूंकि वर्ब में हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कोरी कल्पना, बेयर इमेजिनेशन। पहले तो इसी को हम समझ लेते हैं कि बेयर इमेजिनेशन यानी कोरी कल्पना है क्या। फ्रेंड्स ये कोरी कल्पना का मतलब ऐसा होता है कि फ्रेंड्स जिसको हम इमेजिन तो कर सकते हैं बट वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती, कभी पूर्ण नहीं हो सकती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कोरी कल्पना। जैसे अगर मैं कहूँ यदि मैं एक पक्षी होता तो उड़ जाता, अब पक्षी होता ना तब उड़ जाता, लेकिन अभी हूँ नहीं, कल्पना तो कर रहा हूँ बट वो कभी जिंदगी में पूरा हो नहीं सकता।
है ना। यदि मैं एक राजा होता तो राजमहल में होता। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि ऐसा क्या कोरी कल्पना या बेयर इमेजिनेशन जो कभी भी पूरी ना हो सके, उसी को हम लोग बेयर इमेजिनेशन बोलते हैं। तो कह रहा है कि कोरी कल्पना या असंभव शर्त यानी कि इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी ऐसा कंडीशन हो जो कभी पूर्ण ही ना हो। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कोई कंडीशन, यदि मैं पक्षी होता, एक कंडीशन हो गया कि यदि मैं पक्षी होता तो उड़ जाता। अब फ्रेंड्स पक्षी हो नहीं सकता, है ना। मैं यदि राजा होता तो राजमहल में होता, अब राजा बन नहीं सकता क्योंकि अपना ये चीज़ क्या है, बदल चुका है सिस्टम। तो कहने मतलब कि ये जो असंभव शर्त, इन दोनों में से कोई एक, कोरी कल्पना हो या असंभव शर्त हो, का भाव झलकने पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये चीज़ चूंकि फ्रेंड्स ये नया चैप्टर है, मैं आपको बता दूं ये कंडीशनल सेंटेंस है ना फ्रेंड्स। कंडीशनल सेंटेंस जब हम लोग पढ़ते हैं अपने टेंस के जस्ट बाद में, तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर हम लोग केवल और केवल वर्ब का प्रयोग करते हैं, WERE, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट का यही कहने का मतलब है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो समझना सिर्फ ये है डियर कि कह रहा है कि अगर कोरी कल्पना हो या असंभव कोई शर्त हो, उस कंडीशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जरूर नहीं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो, ठीक है। जैसा कि सब लोग जानते हैं प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब तो यूज होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और प्लूरल वर्ब के साथ तो प्लूरल होता ही होता है, ये तो सबको पहले से पता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे, वर आई अ प्रिंस। अब फ्रेंड्स जरा देखो, आपको ये देखने से लग रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आगे, इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं फ्रेंड्स। आपको मैं आगे कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंस के एक रूल होता है कि अगर मैं लिख दूं इफ आई वर अ प्रिंस, ध्यान देना फ्रेंड्स, लिखा है इफ आई वर अ प्रिंस, यदि मैं एक राजकुमार होता। यहां पर क्या है, कल्पना किया जा रहा है, बेयर इमेजिनेशन है। तो आई है तो आई के साथ वर लग गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख दें, ही शी, ठीक है, दे, वी, यू, सब्जेक्ट हम कुछ भी लिख दें, है ना फ्रेंड्स, सबके साथ केवल और केवल वर्ब लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स इसी सेंटेंस को हम अगर चाहे इफ को हटाना चाहे तो वर्ब को हम पहले ला दे, इफ को हटा दे, तब भी सेंटेंस का मीनिंग सेम आएगा। ऐसा कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। क्लियर फ्रेंड्स, देखो वही चीज लिखा है, यानी कि इसमें और इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है फ्रेंड। यानी कि अगर मैं कहूँ वर आई अ प्रिंस या मैं बोलूँ इफ आई वर अ प्रिंस, दोनों का मीनिंग सेम है ना फ्रेंड्स। तो यहां पर आप इसको देखकर मत सोचना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। यहां पे क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। अब समझना ये है फ्रेंड्स कि ये वर्ब है, आई के साथ क्या वर्ब लगता है, आई के साथ क्या वर्ब यूज होता है, तो हर जगह तो नहीं होता फ्रेंड्स। आई के साथ वाज लगता है, आपको पहले से पता होगा। बट जब भी ऐसी बात आएगी, ठीक है, बेयर इमेजिनेशन का, तो उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट कुछ भी होगा, हम सबके साथ क्या प्रयोग करेंगे डियर, WERE वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करा, ही एक्टेड एज इफ ही वर अ मैड। अब देखो फ्रेंड्स यहां पर भी वर आ गया सब्जेक्ट, जबकि हमारा क्या है, ही है। क्लियर। तो यहां पर भी आपका क्या है, ये बेयर इमेजिनेशन का प्रयोग हो रहा है। अब देखो फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, उसको मैं आपको प्रूव करने का प्रयास करता हूं। देखो लिखा आई विश, ठीक है। अब आई विश का मतलब होता है काश, ठीक है, ऐसे बहुत से इसके मीनिंग होते हैं। तो काश क्या है, काश आई अ सुपरमैन, काश मैं एक सुपरमैन होता, ऐसा कुछ यहाँ पे कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है यहाँ पे आई के बाद प्रयोग होगा कौन सा, एम होगा क्या, है ना। तो आई के साथ एम तो होता है, लेकिन आई विश की वजह से आने की वजह से हमको लग रहा है कि बेयर इमेजिनेशन का प्रयोग किया जाएगा। उस कंडीशन में सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, सी, कुछ भी हो, ठीक है, सबके साथ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर समझ में आ गया। तो वाज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब अगर मैं आपको ये टॉपिक न पढ़ाया होता आज का, ये टॉपिक यानी कि एक्सेप्शन पॉइंट नंबर 1 अगर मैं न पढ़ाता, आपको न पता होता, तो फ्रेंड्स सभी लोग सोचते हैं कि आई के साथ एम भी लगता है, आई के साथ वाज लगता है, यूज कौन से करें, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या होता, थर्ड फॉर्म होता या फिर कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता, तो यहाँ पर होता तो आप कहते कि ये भी हो सकता था। बट इस सेंटेंस की वजह से आपका ये दो ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा, एम और वाज, क्योंकि आई के साथ दोनों लगता है। यदि मैं न पढ़ा होता तो आप ऐसा ही करते फ्रेंड, है ना। और आप सोचते कि जिंदगी भर आई के साथ वाज लगा है या एम लगा है तो वर्ब कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा आप सोचते फ्रेंड, लेकिन आप गलत। क्लियर। तो हमको हर एक रूल जानना यहाँ पर आवश्यक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है नीड था डेयर के साथ सिंगुलर या प्लूरल का रूल लागू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या है डियर, ये मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीड और डेयर के बारे में समझने का प्रयास करें। नीड और डेयर मैं आपको बता दूं ये दोनों है क्या,
नीड और डेयर, आपने मॉडल का नाम सुना होगा, MODEL। मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा है कितने, या अगर आपको पहले से पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं 10 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको कंप्लीटली बताया भी है, ठीक है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखें तो देख लें जरूर, ठीक है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, टू, मस्ट, ठीक है। ये होते हैं 10 क्या 10 मॉडल्स होते हैं, इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन 2 होते हैं सेमी मॉडल। अब ये सेमी मॉडल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मॉडल का मतलब हेल्पिंग वर्ब, या क्लियर? मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया के रूप में होता है, सबको पता। लेकिन जो सेमी मॉडल है ना, अब सेमी मतलब अर्ध सहायक क्रिया। अर्ध सहायक क्रिया मतलब वो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी बन सकते हैं, वो कभी कभी मेन वर्ब्स के रूप में रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी मॉडल, वो जो केवल 2 हैं। कौन कौन सा है फ्रेंड्स? नीड और डेयर। इसको पहले थोड़ा सा आपको मैं माइंड मेकअप करा रहा हूँ। वैसे हमारा पॉइंट जो नंबर 2 है उसको पढ़ाना है, बट मैं नीड और डेयर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स। ये नीड और डेयर कभी कभी मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में तो हमेशा होगा। आपको पता है कि नीड क्या है? एक वर्ब है। डेयर क्या है फ्रेंड्स? ये भी एक वर्ब है। और क्या मतलब होता है इसका? नीड मतलब क्या? जरूरत होना, जरूरत पड़ना, आवश्यकता होना, आवश्यकता पूरा होना, ठीक है, ऐसा। और डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, ठीक है फ्रेंड्स, साहस करना या हिम्मत करना, ऐसा हम लोग जानते हैं नीड और डेयर का मतलब। लेकिन फ्रेंड्स इस समय वर्ब के रूप में रहेगा तभी होगा। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब तब मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। फ्रेंड्स आपको पता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं। इसमें SIES कभी IES जोड़ देते हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ऐसा आपको रूल पता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स टॉपिक थोड़ा भटक नहीं रहे, बल्कि आपको ये समझाने का प्रयास करें नीड और डेयर के बारे में, थोड़ा समझ लेंगे आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका एक रूल होता है नीड और डेयर का कि जब जब नीड और डेयर का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नॉट के पहले हो, NOT, नॉट के पहले हो यहाँ पर, या सब्जेक्ट के पहले हो, 2 कंडीशन होते हैं इसके, तभी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं नीड और डेयर, अदरवाइज हमेशा ही मेन वर्ब के रूप में होते हैं। क्लियर? 2 कंडीशन है, नॉट या सब्जेक्ट के पहले, वो चाहे नीड हो या फिर डेयर हो, अगर इसका प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स तो इस कंडीशन में यह आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेमी मॉडल, जो मैं भी यहाँ पर लिखा हुआ था सेमी मॉडल के रूप में, ठीक है। अच्छा, ये नॉट के पहले आएगा कब? जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा उसे घर आने की जरूरत होती है, उसे घर आने की जरूरत है, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमने कहा ही नीड, अब नीड में SIES लगेगा, वर्ब का क्या होगा? सब्जेक्ट, चूंकि प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स, आगे क्या होगा? टू कम टू, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हाउस, ठीक है। या हम ऐसे कि उसे ऑफिस आने की जरूरत है तो क्या हो जाएगा? कम टू ऑफिस। यहां तक अभी नहीं समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल रूल है फ्रेंड्स, यहां पर कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब ये समझना है, अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ही, हम लोग बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डज नॉट, आगे मेन वर्ब, चूंकि इस समय मेन वर्ब के रूप में नीड्स है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नीड, आगे लिखेंगे टू कम टू ऑफिस, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा बनता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसी एग्जांपल को एक तरीके से और लिख सकते हैं। एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं? अगर हम चाहें इसमें जो नीड मेन वर्ब के रूप में, मैं हेल्पिंग वर्ब मान लूं, मेन वर्ब दोनों, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों मान लेंगे तो इस समय सेमी मॉडल हो जाएगा। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ही, आगे क्या? अब देखना फ्रेंड्स, नीड में मैं यहाँ पे S लगा दे रहा हूँ, ही नीड्स, आगे नॉट, फिर क्या हो जाएगा? ही नीड्स नॉट कम हियर, कम टू ऑफिस, ठीक है, कम टू ऑफिस। एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना ये है, यहाँ पे समझना ये था कि दो बातें हैं। जब जब नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी सेमी मॉडल के रूप में प्रयोग होगा तो हम उसमें SIES का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं SIES का प्रयोग कर दिया फ्रेंड्स, इसलिए गलत होगा कि केवल और केवल नीड, यानी कि जहाँ पे मैंने डज का प्रयोग किया, वैसे डू है ना, डू में हमने क्या जोड़ दिया? ES, डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी प्रकार नीड में मैंने S जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ दिया सही होना चाहिए, बट फ्रेंड्स ऐसा रूल नहीं कहता। रूल कहता है नीड में हम SIES नहीं लगाएंगे जब वो सेमी मॉडल के रूप में रहेगा। और एक चीज, इसके साथ हम टू का भी प्रयोग नहीं करते हैं, यानी नीड के जस्ट बाद अगर कोई वर्ब आता है तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, नीड के बाद एक वर्ब आया कम, इसके पहले मैंने टू नहीं लिखूंगा, लिखने के बाद वो गलत हो जाएगा। लेकिन मेन वर्ब के रूप में देखो, यहाँ नीड आया, मेन वर्ब के रूप में टू लिखना पड़ेगा। ये 2 कंडीशन है फ्रेंड्स, ऐसा होता है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। फ्रेंड्स देखो, नीड और डेयर आप चाहे तो कहीं से भी पढ़ लेना, मैं इसको अभी अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूं। फिलहाल इसका टॉपिक अलग तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे फिर से। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक पे। अब मैं मान के चलता हूं नीड और डेयर आपको समझ में आ गया। नीड था डेयर के साथ सिंगुलर या प्लूरल का रूल लागू होता है, किंतु इनके साथ नॉट प्रयुक्त हो जाने पर, अब देखो फ्रेंड्स, नॉट का प्रयुक्त हो जाने पर
है ना। अभी तो मैं नॉट के पहले वाला बताया, नॉट के पहले नीड और डेयर, ठीक है, नीड या डेयर का प्रयोग नॉट के पहले। अच्छा, ये सब्जेक्ट के पहले भी होता है, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट पहले तब होता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो, तो हमारा सेंटेंस होता है क्या, इंट्रोगेटिव। ये सभी को पता है, तो वो आपको पहले से पता है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अब समझना ये है फ्रेंड्स कि अगर नीड और डेयर के साथ सिंगुलर या प्लूरल का रूल लागू हो, किंतु इसके साथ नॉट का प्रयुक्त हो जाने के बाद ये सदैव प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, भले इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसके साथ हम भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करें, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, यानी कि हम इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वो नीड होगा तो हम एस या ईएस का प्रयोग जोड़कर हम दुष्प्रयास नहीं करेंगे, या फिर अगर डेयर होगा तो डेयर में भी हम क्या करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स। यही यहाँ पर कहने का मतलब है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल। क्लियर। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। क्या लिखा है फ्रेंड्स, ही नीड नॉट कम। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस सही है क्या, ये सेंटेंस सही है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स, जरा देखो, ही आगे नीड नॉट, आपको पता है कि नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और नीड इस समय हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में है और मेन वर्ब के रूप में भी है, इसमें सेमी मॉडल हो गया। सेमी मॉडल हम ऐसा ही इसका प्रयोग नहीं करते और यूज नहीं हुआ, इसका मतलब सेंटेंस करेक्ट है ना। और अथवा करके भी हम देख लेते हैं क्या, इसी सेंटेंस को, ही डज नॉट नीड टू कम। अब देखो फ्रेंड्स, डू में मैंने ईएस लगा दिया क्योंकि ही की वजह से नीड में भी लगना चाहिए था, बट नीड का रूल ऐसा है, मना करता है, इसलिए यूज नहीं किया। अब ही के साथ डू में ईएस लगता है, मैंने लगा दिया ही डज नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो आपका सिंपल रूल है जो कि आप प्रेजेंट डेफिनिट में कहीं पढ़े होंगे, ही डज नॉट नीड टू कम। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो नीड है वो मेन वर्ब के रूप में है, इसीलिए इसके बाद में क्या आ गया, टू आया है फ्रेंड्स, ये भी समझना होगा। ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है। इसका मतलब होगा ही नीड नॉट कम, उसे आने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू कम, उसे आने की जरूरत नहीं है, उसे आने की आवश्यकता नहीं है ना फ्रेंड्स। इसका मतलब दोनों का एक ही है। अब देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड का एग्जाम्पल क्या कर रहा है, लिखा ही नीड्स नॉट कम। अब देखो फ्रेंड्स, नॉट के पहले नीड आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेमी मॉडल हो गया। क्लियर। अब सेमी मॉडल में हमने कहा कि नीड में हम ऐसे इसका प्रयोग नहीं करते और प्रयोग हो गया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, तो गलत हो गया। क्लियर। अब देखते हैं और करके, ही नीड नॉट टू कम। अब देखो फ्रेंड्स, ही के साथ नीड तो मैंने लगा दिया, ऐसा इसमें नहीं लगता है, नहीं लगाया, मेन वर्ब ग्रुप में है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में, क्योंकि नॉट के पहले आया इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में आ गया, क्लियर, इसका मतलब सेमी मॉडल हो गया। सेमी मॉडल में ऐसे यस नहीं लगता, मैंने नहीं लगाया, यहां तक तो सही है, बट फ्रेंड्स इसके साथ टू भी नहीं लगता और टू यहां पर आ गया, इसलिए भी ये क्या है, गलत है। हमारा जो मेन मुद्दा था फ्रेंड्स वो ये है कि यहां पर हमने क्या यूज किया है फ्रेंड्स, हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज किया है, और हमारा मेन वर्ब ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है नीड, ये क्या है, प्लूरल आ रहा है। ठीक है, हमारा मेन मुद्दा यही है, यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड पे देखते हैं, शी डेयर नॉट कम हियर। सेंटेंस सही है। अब देखो सी आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, अब इसके साथ ये डेयर जो है वो सिंगुलर आना चाहिए था, बट सिंगुलर नहीं है फ्रेंड्स, क्या है, प्लूरल है। यही एक्सेप्शन नंबर क्या है, एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन नंबर 2 का ये एक पॉइंट है। क्लियर। तो हमारे पास कितने पॉइंट थे फ्रेंड्स, 2 पॉइंट। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो फर्स्ट अभी हम लोगों ने देखा है ना, ये कौन सा, ये जो बेयर इमेजिनेशन वाला। अब सेकंड हम लोगों ने ये देखा कि जब नीड और डेयर के साथ हम ऐसा काम करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया। क्लियर। अब चल के थोड़ा सा आगे देखते हैं कि जो रूल नंबर 2 है वो क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 कह रहा है, यदि प्लूरल नाउन के पहले सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। अब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है क्या फ्रेंड्स, इसके बारे में फ्रेंड्स नाउन की क्लास जरूर पढ़िएगा। मैं वहां पर आपको बताया हूं पीसी कैम। ठीक है, पर्सनल या हमने कहा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं कलेक्टिव नाउन का, वो यही कह रहा है। ठीक है, यदि प्लूरल नाउन के पहले सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन फ्रेंड्स, तो इसके बारे में चर्चा बहुत से किया, बहुत 2-4 मैंने टेबल दिया है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताऊं, अभी थोड़ा सा और मैं चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि यहां पर भी टॉपिक आया। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन जैसे एग्जांपल लिखा, अ चेन ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ बंच ऑफ, अ बकेट ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ बेबी ऑफ, अ फ्लाइट ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ बैच ऑफ, अ बुक ऑफ, अ सेट ऑफ, अ टीम ऑफ, एटसेट्रा। यानी और भी चीज हैं, एटसेट्रा मतलब अभी इसमें और भी ढेर सारे कलेक्टिव सिंगुलर नाउन हैं। ठीक है, का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग फ्रेंड्स। ये चीज मैं आपके इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि नाउन की क्लास में कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। एग्जाम्पल मैं देखता हूं तो समझ में आ गया। एक बात याद रखना फ्रेंड्स
कि अगर इनमें से किसी के साथ, जैसे यहाँ पे ए फ्लाइट ऑफ, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर लिख के समझा दे रहे हैं, ए फ्लाइट ऑफ, ये लिखा ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो दो चीजें, नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए, नाउन आएगा सिंगुलर, नाउन आएगा तो फ्रेंड्स क्या सिंगुलर फॉर्म में होगा, क्लियर। जब ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो सही होगा, बट सिंगुलर फॉर्म में होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्लियर। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे आर्टिकल ए आया तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसके बाद चूंकि ये नाउन हो गया, अब इसके बाद वर्ब आएगा, है ना। तो ये जो वर्ब है ना फ्रेंड्स वो सिंगुलर होगा तब सही होगा, और जैसे ये प्लूरल हो जाएगा फ्रेंड्स वो गलत हो जाएगा, याद रखना। ऐसे समझो, अभी तो मैं छुप गया था, अब देखना, है ना। जैसे ही वर्ब आएगा सिंगुलर होगा तो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है। एक ही केस में हमारा जो कलेक्टिव नाउन हो एक ही है, और प्लूरल आएगा तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बात आपको समझना। यानी कि नाउन आपका प्लूरल रहेगा, वर्ब आपका सिंगुलर रहेगा, तब जाके वो सही होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन आ गया, और कलेक्टिव नाउन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में ऑफ के स्थान पे ऑन दे देगा, ठीक है, ऐड दे देगा, प्रीपोजिशन बदल देगा, तब भी गलत होगा फ्रेंड, क्लियर। और एक चीज, ये जो फ्लाइट है ना, ये फ्लाइट के हिसाब से यहाँ पर नाउन आना चाहिए, ये तीसरा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है आपके एग्जाम में, क्लियर। फ्लाइट के साथ आपका क्या होगा, एरोप्लेन वगैरह आएगा, बर्ड्स आएगा यानी चिड़िया आएगा, ठीक है। ऐसे ढेर सारे ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनके साथ अपना अपना अलग क्या होता है फ्रेंड्स, नाउन्स होते हैं, क्लियर। अब इन सब का मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं इन सब का मतलब होता है झुंड या समूह, ठीक है। जैसे हमने कहा कि कई समूह में शेर जंगल में दौड़ रहे हैं, तो फ्रेंड जो शेर है वो जंगल में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो समूह में नहीं होते, वो झुंड में होते हैं, तो हम समूह ना बोलकर झुंड बोलेंगे, क्लियर। जो अंगूर होते हैं ना, अंगूर ग्रेप्स, उसको अगर मैं इकट्ठा ले लूँ तो अंगूर का समूह नहीं बोल सकता, अंगूर का गुच्छा बोल सकता हूँ, क्लियर। चाबी होता है ना की, तो चाबियों का गुच्छा होता है ना कि चाबियों का समूह होता है। तो कहने की ये मतलब है फ्रेंड्स, किसी भी नाउन के समूह को हम लोग अलग अलग शब्दों के नाम से हिंदी में जब पुकारते हैं, ऐसे अंग्रेजी में भी पुकारते हैं, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, क्लियर। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि इनके साथ अगर क्या हो रहा हो, इनके साथ अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, ठीक है, प्लूरल नाउन के पहले, देखो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया ना, प्लूरल नाउन के पहले इनका प्रयोग होगा, ठीक है, और प्लूरल होगा क्या नाउन, और वर्ब होगा आपका सिंगुलर। यही यहाँ पे कहने का मतलब कह रहा है, नाउन के साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यही मैं यहाँ पे बताया हूँ शॉर्टकट में, क्लियर। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। लिखा है ग्रुप ऑफ बॉयज इज और आर कमिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इज होगा या तो आर, तो चेक करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको न बताऊं डियर, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे यार यहाँ पे लिखा है बॉयज प्लूरल है, चलो मार दो आर और गलत सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। आप गलत करके आएंगे फ्रेंड्स। जैसे आप एग्जाम में इसको सॉल्व करके आते हैं, आपका मन मस्तिष्क बोलता है कि मैं सही किया हूँ, जैसे घर पे आते हैं मिलाते कहते यार कहाँ से गलत हो गया, मैं तो पढ़ा था यार ये बॉयज होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ आर लगना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा क्यों। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है आप पूरी जानकारी लीजिए, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, सबको पता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन नाउन है फ्रेंड्स ना, वो है आपका क्या, ये ग्रुप है, और है कितना, वो एक है, एक ग्रुप ऑफ क्या, ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कों का एक समूह। एक अकेले लड़के का समूह तो होगा नहीं, दो या दो से अधिक लड़के मिलेंगे तब एक समूह होगा, एक ग्रुप बनेगा, क्लियर। और ग्रुप कितना है, एक ही, चलो मान लेते हैं जैसे ये दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, ठीक है, ये चार लड़कों का एक समूह हो गया, हमने कहा समूह वन, ठीक है, ग्रुप वन, ठीक है, G1 मतलब ग्रुप वन। अब ये देखो हो गया क्या, चलो ये हो गया आपका G2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से हमने कहा यहाँ पे क्या, ये G3। इस समय फ्रेंड्स हमारे पास ग्रुप कितने हैं, तीन ग्रुप हैं, G1 G2 और G3, ठीक है। तो तीन ग्रुप है इस समय, अगर मैं यहाँ बोल दूं 3 ग्रुप्स ऑफ बॉयज, तब हो जाएगा आर। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, बॉयज तो हर हाल में रहेगा, क्योंकि अकेले एक नाउन एक ग्रुप नहीं बना सकता, क्लियर, वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे कंफर्म है कि प्लूरल नाउन आएगा, ये तो कंफर्म है, कुछ भी रहेगा, ठीक है। अब चेक करना है यहाँ पे अगर आर्टिकल ए आया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, क्लियर। अगर वहां पे हम प्लूरल बोल दे, क्या हमने कहा 2 ग्रुप्स ऑफ बॉयज, तब आर हो जाएगा, 3 ग्रुप्स ऑफ बॉयज, 4 ग्रुप्स ऑफ, मेनी ग्रुप्स ऑफ बॉयज। अब मेनी भी क्या होता है फ्रेंड्स, चूंकि मैं एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूं, उसको भी पढ़ लीजिएगा, है ना। तो मेनी ग्रुप ऑफ बॉयज, तो उस कंडीशन में हम उसको वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो रूल ने आपको बताया, जो रूल नंबर 2 ने बताया, कह रहा है कि अगर किसी प्लूरल नाउन के पहले, ये देखो प्लूरल नाउन के पहले आगे क्या कलेक्टिव नाउन आ रहा है, ठीक है, उसका प्रयोग करना हो, ठीक है, तो उसके साथ फ्रेंड्स हम वर्ब का प्रयोग करेंगे क्या, सिंगुलर, यानी आर का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग। इज दैट क्लियर। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। लिखा अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स वाज वर फ्लाइंग इन द स्काई। ये कह रहा है कि पक्षियों का एक समूह, बर्ड्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों के ग्रुप, पक्षियों का एक समूह, पक्षियों के एक झुंड क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स,
वाज ओवर फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ रहे थे। अब बोलो फ्रेंड्स, था कि थे, था या थे हिंदी में? तो फ्रेंड्स सीधा सा मतलब ए फ्लाइट ऑफ है, एक ही है ना, एक ही झुंड है, एक ही ग्रुप है, तो उड़ रहा था। पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा था, कहाँ पे? आकाश में, स्काई में। क्लियर फ्रेंड्स? तो जाहिर सी बात है वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 क्या करा, चेक करते हैं। लिखा अ बेबी ऑफ गर्ल्स वाज वर वाचिंग यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस जेके। चलो मान लेते हैं कि एक ये चैनल है आपके यूट्यूब पर, ठीक है, ये मान के चलता हूँ एक चैनल है आपके यूट्यूब पर। अब लिखा अ बेबी ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर BEVY, ध्यान देना फ्रेंड्स, BEVY होगा, BEBY मत करना फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा, ये आपका कलेक्टिव नाउन नहीं है, ठीक है, होगा क्या? BEVY। तो बेबी ऑफ गर्ल्स यानी कि लड़कियों का एक झुंड, लड़कियों का एक समूह क्या हो रहा है? वाज वर वाचिंग, यानी कि वाज या वर में से कौन? तो पता चला कि हमको एक ही कलेक्टिव नाउन मिला, तो वाज हो गया, कंफर्म हो गया, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वाज वाचिंग, देख रहे थे, देख, एक ग्रुप, लड़कियों के एक झुंड जो था, लड़कियों के ग्रुप था, वो क्या कर रहा था? वो देख रहा था, क्या देख रहा था? यूट्यूब चैनल, जिसका नाम क्या था? की टू सक्सेस जेके। चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा था वो था क्या फ्रेंड्स? हमारा वर्ब, वाज होगा कि वर, तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? वाज होगा। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। क्लियर? रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा चेक करते हैं। रूल नंबर 3 कह रहा है कि सीजर्स, ट्राउजर्स, शूज, जीन्स, ग्लासेस, टोंग्स, बिलोज एटसेट्रा प्लूरल नाउन होते हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अरे सीधी सी बात है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन जो प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। इसका और डिटेल अगर आपको समझना है तो नाउन की क्लास में रूल नंबर 2 जरूर पढ़ना। रूल नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया कि निम्नलिखित नाउन सदैव सिंगुलर होते हैं, और रूल नंबर 2 में मैंने बताया था निम्नलिखित नाउन से सदैव प्लूरल होते हैं, जो कि ये सब आए हैं वहाँ पे, ठीक है। पहनने वाले जो भी कपड़े होते हैं वो सारे चीज़ें, और इसमें जो लिखे हैं ये सारी चीज़ें हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। देखने से लगेगा आपको सिंगुलर, लेकिन होता है प्लूरल। उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। सीजर्स मतलब होता है, आपको पता है कैंची होता है, ठीक है। ट्राउजर्स आपको पहनने वाला होता है, शूज आपको पहनने वाले जूते होते हैं, जीन्स, ग्लासेस, टोंग, बिलोज, ठीक है। ये टोंग्स मतलब चिमटा होता है जिससे आप रोटी पकाते हैं, बिलोज मतलब फुकनी होता है जिसके द्वारा हम लोग ब्लो करते हैं आग जलाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ये सदैव क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्लूरल नाउन होते हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। किंतु इनके पहले ए पेयर ऑफ का प्रयोग करने से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। यानी कि इन्हीं सभी प्लूरल नाउन्स को अगर सिंगुलर बनाना है तो मैंने आपको वहां पे बट करके बताया है रूल नंबर 2 में। नाउन की क्लास के रूल नंबर 2 को जरूर पढ़ना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो वहां पर मैंने बताया था ए पेयर ऑफ का प्रयोग करने से वही नाउन सिंगुलर ग्रुप में हो जाते हैं, और जब वो सिंगुलर हो जाएंगे तो हम उसका वर्ब भी क्या प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, लिखा है माई ट्राउजर्स इज आर मिसिंग। अब चेक करना है यहाँ पे इज होगा या आर। मिसिंग मतलब खो गया है, गुम हो गया है, ठीक है। क्या? मेरा ट्राउजर, माई ट्राउजर्स। अब देखो फ्रेंड्स, ट्राउजर में एस लगेगा ही, क्योंकि ये सदैव प्लूरल होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है रूल नंबर 2 में, नाउन की क्लास के रूल नंबर 2 में। क्लियर? वहां पे मैंने बताया है कि ये सदैव प्लूरल होते हैं, तो ट्राउजर कभी हो ही नहीं सकता, TROUSER नहीं हो सकता, ट्राउजर्स ही होगा जो सही है, ठीक है। तो माई ट्राउजर्स। अब बोलो इज और आर, तो जब वो प्लूरल है तो आर सही है, इज तो गलत है। माई ट्राउजर्स आर क्या? मिसिंग, गुम हो चुके, खो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहा है अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज हैव बीन परचेज्ड, यानी कि क्या है? एक जोड़ी ट्राउजर। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स का मतलब क्या? एक जोड़ी ट्राउजर। क्लियर? हैज बीन परचेज्ड यानी खरीद लिया जा चुका है, तो फ्रेंड्स हैज होगा हैव। तो आपको पता है कि ट्राउजर्स प्लूरल होता है, लेकिन ए पेयर ऑफ के लग जाने से वो सिंगुलर हो जाता है। ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर देने से हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो खुद नाउन ही अपने आप में सिंगुलर बन जाता है। क्लियर? तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैज बीन परचेज्ड, तो हैव का प्रयोग यहाँ पे गलत माना जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक की था टॉपिक रूल नंबर 3 का। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 भी बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो लिखा है यदि वाक्य में सब्जेक्ट के बाद उसी का समानार्थी किसी अन्य शब्द के रूप में प्रयुक्त हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है? प्रयुक्त होता है, न कि समानार्थी शब्द के अनुसार। फ्रेंड्स थोड़ा समझना होगा कि ये जो समानार्थी शब्द है इसका क्या मतलब है, ठीक है। समानार्थी शब्द क्या है, उसका मतलब क्या? चेक करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है जैसे आई आलोक राय, मैं आलोक राय क्या हूं, क्या कर रहा हूं, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, इसका मतलब हम लोग संबोधन के रूप में बोलते हैं ना, किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, अपना परिचय बताने के लिए हम लोग कहते हैं आई दिस इज, या हम लोग बोलते हैं ना अपना नाम आई JK सर, ठीक है, या आई अपना नाम, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो आई आलोक राय
इज एम अ टीचर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इज होगा कि एम, तो ये अगर रूल नंबर 4 नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा आलोक राय एक नाउन है, इज हो जाएगा, और इज यहाँ पे गलत होगा फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि यही उसका समानार्थी शब्द है, कह रहा है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट की बात उसी का समानार्थी किसी अन्य शब्द के रूप में प्रयुक्त हो तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होता है, न कि समानार्थी शब्द के अनुसार। तो समानार्थी शब्द क्या है आलोक, इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब प्रयोग नहीं होगा फ्रेंड्स, बल्कि उसका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आई यहाँ पर है तो आई के साथ एम होता है, इसलिए एम का प्रयोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल का यू राकेश, यानी तुम राकेश क्या हो अब्सेंट थे कल। हमने कहा राकेश तुम कल अब्सेंट थे, ऐसा मैंने बताया, ठीक है, जरा समझ लो। हमने कहा तुम राकेश कल अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, तो हमें बताना पड़ेगा यू राकेश। अब राकेश के साथ चलेंगे तो आज होगा, अब यू के साथ चलेंगे तो वर्ब होगा। चेक क्या करना है, ये इसी का समानार्थी है, यू का समानार्थी राकेश है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, बल्कि जो मेन आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार। तो यू के साथ हम लोग हमेशा वर्ब का यूज करते हैं, तो आज यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यू राकेश वर अब्सेंट यस्टरडे। क्लियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि रूल नंबर 4 भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स देखो क्या है, अब ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप कभी पढ़े ही नहीं, इसके लिए आपको प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन प्रोनाउन को जो मैंने कंप्लीटली आपको बताया है, आपको याद रखना फ्रेंड्स, जो भी प्रोनाउन मैंने आपको बताया है उसको एक बार आप वीडियो जरूर देखना, उसको देखते ही देखते आपको पूरा वो रट जाएगा, याद हो जाएगा, आपको अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आपको समझने के लिए, चूंकि ब्रैकेट में मैं लिखा हूं आपको समझने के लिए, अदरवाइज मैं आगे ही बढ़ जाता, ठीक है। लिखा है क्या, ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और भी होते हैं, ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर एनी नन बोथ ऑल, ये ढेर सारे होते हैं, वो कई होते हैं। आगे लिखा है या सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब क्या, अगर आपको इंडेफिनिट याद हो तो मैंने आपको पढ़ा था से ना, SENA, ठीक है, सम एवरी नो एनी, और इसके साथ हमने कहा था वन थिंग और बडी, ये तीन चीजें मैंने जोड़ा था, समवन समथिंग समबडी, एवरीवन एवरीथिंग एवरीबडी, नो वन नथिंग नोबडी, एनीवन एनीथिंग एनीबडी। ये मैंने आपको सेना वाले क्लास में पढ़ाया फ्रेंड्स, ध्यान देना, पढ़ना जरूर, ट्रिकी है, अच्छे समझ में आएगा। तो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि सम समवन समबडी नो नो वन नोबडी एनीवन एनीबडी हो तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होती है। वहां पर मैं एक लाइन में आपको बताया था कि सेना के साथ सदैव प्लूरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब सेना क्या है, अगर मैं बोल दूं SENA सेना, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा इसका क्या मतलब है, तो इसलिए फ्रेंड्स इसका डिटेल आप प्रोनाउन की क्लास में जरूर पढ़ना, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो इनके साथ हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब सदैव सिंगुलर प्रयुक्त होता है, किंतु कह रहा है यदि प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, बोथ मेनी सम फ्यू के साथ वर्ब प्लूरल प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स यदि वह प्रोनाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब जरूर आएगा, ठीक है। किंतु क्या कह रहा है देखो, जबकि नन एनी ऑल के साथ, ध्यान देना, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों ही वर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ दोनों ही वर्ब से कोई भी आएगा और गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा, नन एनी और ऑल। क्लियर फ्रेंड्स। तो इनके साथ आप याद रखेंगे, इस तरीके से हम सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग करते हैं। नन एनी ऑल, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं या फिर सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन ये है, इनके साथ हम सदैव हमेशा क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं क्या इसकी एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल लिखा है ईच ऑफ देम। देखो फ्रेंड्स लिखा है ईच ऑफ देम इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट। अब चूंकि देम क्या है आपका पता है ना, प्लूरल प्रोनाउन जो दे होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है फ्रेंड्स, देम होता है, सबको मालूम है, ठीक है, THEM, ये देम ही आपको यहाँ पर आया है। अब ये देम के पहले क्या है, हमारा एक प्रोनाउन आ गया ईच, और ईच कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस केस में हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो ईच हो गया, और ईच यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सदैव सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग न करके क्या करेंगे डियर, इज का प्रयोग करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, देन वी फाइंड दैट हियर आइदर इज ऑल्सो क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, आइदर ऑफ द टू रोड्स, यानी कि दो सड़कों में से प्रत्येक,
इज आर ब्रोकन, टूट चुकी है, टूट गई है, ठीक है, तोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स इज होगा कि आर, यहाँ पर जैसे आइदर का प्रयोग हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ, हम इज के साथ जाएंगे, आर कैंसिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, नाइदर ऑफ द टू बुक्स, यानी दोनों पुस्तकों में से कोई नहीं, ठीक है। तो नाइदर भी अपने आप में सिंगुलर होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इज होगा कि यार, तो जाहिर सी बात है इज होगा, नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज अवेलेबल। अब देखो फ्रेंड्स, ये बात बताओ, अगर यही मैं आपको न बताया तो आपको पता ना होता तो आप कहते यार यहाँ पे बुक्स लिखा है, यहाँ पे रोड्स लिखा है, यहाँ पे देम प्लूरल लिखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आता नहीं, यहाँ पे हो सकता था आप समझ जाते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लगता है यार रोड तो प्लूरल है, तो प्लूरल केस में आर होगा, बुक्स यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के केस में आर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाते, है ना, और आप गलत करके आते, आप अपने हिसाब से सोचते कि सही है। यहाँ पर लिखा है एनीवन ऑफ देम, एनीवन ऑफ द पेन्स। अब देखो फ्रेंड्स, एनीवन ऑफ द पेन्स ये आपका क्या है, सेना का क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, यानी क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन का सिंगुलर फॉर्म। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पेन्स आपका प्लूरल है, इस केस में क्या होगा, इज होगा, न कि आर। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी वर्ब्स आ रहे हैं, जो भी वर्ब्स आ रहे हैं, इसके एंटीसीडेंट जो नाउन्स हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव या क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी प्रोनाउन आ रहे हैं, ठीक है, या इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर समझ में आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे कह रहा है कि नन ऑफ द 4 बुक्स। चलिए बताइए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए फर्स्ट में क्या होगा, इज के आर। तो चूंकि आप क्या बताएंगे क्या नहीं आपके मन में होगा तो आप कहेंगे हाँ सर इज होगा, आर नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होगा, आगे देखो क्या, बोथ कृष्णा एंड राधा। तो बोलो गो होगा कि गोज, तो आप कहेंगे सर गो होगा, गोज नहीं। चलो आगे, ऑल द 5 स्टूडेंट्स, सभी क्या, 5 विद्यार्थी गो टू मार्केट या गोज टू मार्केट, तो गोज नहीं होगा, गो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, आपके मन में अगर डाउट होगा तभी मैं फिर से बताता हूँ, बस जितने लोग को डाउट नहीं हो रहा उनको आगे बढ़ने दीजिए। ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी गो टू मार्केट, गोज टू मार्केट, तो फ्रेंड्स गो होगा। ऐसा क्यों, तो फ्रेंड्स हमको जरूरत है किसकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर, लिखा ना, नन ऑफ द, तो नन क्या है आपका, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उस केस में सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर केस में इज हो गया, आर कैंसिल हो गया। अब इसकी वजह से तो हो नहीं रहा है वर्ब कि बुक्स प्लूरल है तो आर प्लूरल मान ले, नहीं फ्रेंड्स समझना पड़ेगा आपको। बोथ कृष्णा एंड राधा, अब फ्रेंड्स ये क्या है बोथ, क्योंकि ये भी आपका क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लेकिन इसके साथ आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, इसके साथ नाउन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस केस में इसको हम प्लूरल मान लेते हैं, और प्लूरल वैसे होता भी है, तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, प्लूरल वर्ब मानेंगे, न कि सिंगुलर वर्ब, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए जरा, ये गो है और गोज है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर हमारी बातों को अगर ध्यान दिए होंगे आप पहले भी और अभी भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका 5th फॉर्म है। मैं ऐसे सिर्फ बता दूं कि अंग्रेजी की क्रियाएं सदैव प्लूरल होती हैं, ठीक है। अगर वो फर्स्ट फॉर्म में है तो सदैव वो प्लूरल फॉर्म होगी। फ्रेंड्स हम उसको ऐसे ही जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग नाउन में हम लोग क्या करते हैं, एस ई एस या कभी कभी आई ई एस जोड़ते हैं, तो हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। ये अभी क्या है, ये सिंगुलर है, इसको हम लोगों ने एस आई एस या आई ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया, लेकिन इसका अपोजिट होता है किसके साथ, वर्ब के साथ। क्लियर, अगर वर्ब है ऑलरेडी बिना एस आई एस के तो प्लूरल है, जैसे हम उसमें एस आई एस या आई ई एस जोड़े तो क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। यही मुझे बताना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो ऑल द 5 बॉयज, अब ये क्या है, 5 स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल केस में गो होगा न कि गोज। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, क्योंकि कृष्णा एंड राधा 2 लोग हैं, 2 केस में प्लूरल होगा, गोज नहीं होगा, ये तो आपका पहले से ही। ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी मार्केट जाते हैं, तो फ्रेंड्स गोज आपका सिंगुलर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नोट करके। देखो यही जो मैंने अभी आपको समझाया वही बताने का प्रयास किया है। वर्ब का वचन सिंगुलर हो या प्लूरल, यह ज्ञात करने के लिए ध्यान देना फ्रेंड्स, वर्ब जो भी वर्ब हो यह सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको ज्ञात करने के लिए सरल नियम यह है कि सर्वप्रथम पूरे वाक्य का हिंदी में अनुवाद कर लें। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में अनुवाद कर लें, ट्रांसलेट कर लें, नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसा रूल है वैसा आप पढ़ेंगे। यदि हिंदी अनुवाद से बहुवचन का बोध हो, अगर उस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन करने से अगर वहां पे सब्जेक्ट प्लूरल लग रहा है तो वर्ब क्या होगा फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि उसका जो अनुवाद करने पे, ट्रांसलेशन करने पे जो सब्जेक्ट है यदि वह क्या हो, सिंगुलर हो, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं और इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा ईच ऑफ देम वाज प्रेजेंट और ईच ऑफ देम वर प्रेजेंट,
यानी हम ऐसे बोले फ्रेंड्स, देखो लिखा है क्या, ईच ऑफ देम, एक के साथ लिखा है क्या वाज, और एक के साथ क्या लिखा है फ्रेंड्स वर। ठीक है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं वाज और वर, दोनों में से सही कौन सा होगा, इसमें शुद्ध कौन है, यानी कि एरर लेस कौन सा है ना। इसके लिए हम क्या करें, इसका हिंदी अनुवाद करें, ईच ऑफ देम वाज वर प्रेजेंट, यानी कि इसका हिंदी अनुवाद होगा उनमें से प्रत्येक उपस्थित था, उनमें से प्रत्येक उपस्थित थे, गलत होगा फ्रेंड्स, याद रखना। ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब ऐसा लग रहा है प्रत्येक, मतलब ऐसा लग रहा है प्लूरल, बट होता नहीं। प्रोनाउन की क्लास में आपको कंप्लीटली पढ़ाया हूँ। ईच का मतलब और एवरी का मतलब क्या होता है, जरा समझने का प्रयास करिए। मान लेते हैं हमारे पास इतने लोग काउंटर पे खड़े हैं टिकट लेने के लिए, चलो ये टिकट विंडो है, ऐसे समझते हैं ईच और एवरी को समझने के लिए। तो बताओ ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 पर्सन्स आर रेडी टू क्यू, यानी एक पंक्ति में सभी लोग खड़े टिकट लेने के। तो पहले किसको मिलेगा, 1 को, वो चला जाएगा, फिर किसको मिलेगा, 2 को, 3 को, है ना फ्रेंड्स। अब एक बात बताओ, क्या एक साथ सबको मिलेगा, नहीं, एक साथ सबको टिकट मिलना मुश्किल है, तो एक एक करके मिलना है, यानी कि प्रति मतलब होता है एक, इतने लोग हैं प्रत्येक, पहले इसको फिर इसको, यानी सबको मिला, सबको टिकट मिला, लेकिन बारी बारी से, है ना। तो प्रति का मतलब यही होता है, इसीलिए बना प्रत्येक। अगर मैं बोलूँ 1 किलो मिठाई 10 लोगों में बांट दो, ठीक है, तो ऐसे साथ में पटक दो, सब लोग ले लेंगे, नहीं फ्रेंड्स, एक एक करके देना है, एक एक मिठाई सबको, तो प्रत्येक को देना है। और प्रत्येक मतलब एक समय जब देने का टाइम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम होता है, तो उसमें एक ही होते हैं, इसलिए उसे हम लोग सिंगुलर मानते हैं। क्लियर। तो ये था यहाँ तक की कहानी आपको ईच के बारे में। तो ईच ऑफ देम हिंदी हमको समझ में आ गया, तो ईच यहाँ पर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, न कि वर का। ठीक है फ्रेंड्स, यही यहाँ पर कहने का मतलब था। अब आइए थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि यदि वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एगो, मोमेंट, ठीक है, इनका प्रयोग हुआ हो। एक चीज और बता दें, नाइट, इवनिंग क्या है, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, इनके साथ अगर लास्ट और नेक्स्ट आ जाए, देखना फ्रेंड्स, लास्ट या नेक्स्ट किसके साथ, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, कुछ भी हो, टाइम हो, है ना, इसके साथ अगर आ जाए, तो आगे कह रहा है क्या, इत्यादि का प्रयोग हुआ हो, तो वर्ब हमेशा टेंस के अनुसार प्रयुक्त होगी। वर्ब हमेशा किसके अनुसार, टेंस के अनुसार प्रयोग होगा। फ्रेंड्स याद रखना, ये सभी वर्ब कैसे हैं, ये सब एडवर्ब हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम एडवर्ब। टाइम एडवर्ब आता कहाँ पे फ्रेंड्स, जरा देखो, हम लोग का जो बेसिक रूल है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आएगा, अदरवाइज मेन वर्ब, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है एटसेट्रा। तो एटसेट्रा में 4 चीजें होगा जो मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगा। एक होता है मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। तो ये सभी वर्ड्स क्या है फ्रेंड्स, ये टाइम वाले हैं, टाइम को दर्शाते हैं, है ना। ये क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम एडवर्ब की बात कर रहा है, वो चाहे टुडे हो, यस्टरडे हो, ठीक है, 1 मंथ एगो, 2 मंथ एगो, 3 मंथ एगो, लेटर हो, आफ्टर हो, व्हेन हो, बिफोर हो, कुछ भी हो, अगर वो टाइम एडवर्ब है तो फ्रेंड्स इसका जो वर्ब यूज होगा ना, वो टेंस के अनुसार वर्ब यूज होगा, यही कहने का मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, आओ एग्जांपल देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से हम लोग को समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखो, सही है, ऐसा क्यों, देखो ही हैज लेफ्ट प्रयागराज, वह प्रयागराज से जा चुका है, वह प्रयागराज छोड़ चुका है, ठीक है। तो ही हैज लेफ्ट, ये हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ना। प्रेजेंट डिफिनिट में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको सुनकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेफ्ट क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हैज यहाँ पे सही प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आगे, ही हैज लेफ्ट प्रयागराज यस्टरडे, अब वह क्या है, कल प्रयागराज छोड़ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सेंटेंस गलत क्यों हो गया, क्योंकि यस्टरडे क्या है, एक टाइम एडवर्ब है, टाइम एडवर्ब मतलब बीत गया है, और बीते गए शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट में बोलते हैं, और ये हैज आके हमें बता रहा है कि प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो टाइम एडवर्ब को हमको माइंड में रखना पड़ेगा। तो ही लेफ्ट प्रयागराज यस्टरडे, यानी कि जैसे मैं यहाँ से हैज को हटा दूंगा, ठीक है, वैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम यस्टरडे हो लगा सकते हैं, द प्रीवियस डे लगा सकते हैं, कुछ भी होगा अगर वो पास्ट में। क्लियर। तो मेरा कहने का यही मतलब था फ्रेंड्स रूल नंबर 6 का, कि जब टाइम एडवर्ब आएगा तो उसमें जो वर्ब यूज होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब बचा हम लोग का रूल नंबर 7। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और मिलते हैं एक नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।